नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज होगी बात उत्तर प्रदेश के बजट की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार का मौजूदा बजट आगामी 5 साल का विजन भी है। वहीं विपक्ष ने बजट को घिसा पिटा बताया। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर 5वीं बार बजट पेश किया। सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग और महिला के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है। बजट के केंद्र में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केंद्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई पेमेंट के माध्यम से 12,485 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया जा चुका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में यूपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1,500 रुपए प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावक खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का संचालन किया जा रहा है। बजट की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 560 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य कर्मचारी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा कृषक दुर्घटना कल्याण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने के लिए 500 करोड़, दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता, पुलिस की आवासीय योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और वृद्धा पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 की गई है। वहीं अनाथ बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 15 जिलों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना का भी बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार का मौजूदा बजट आगामी 5 साल का विजन है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है
वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर निशाना साधा। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। जनता को बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने दोबारा इनको चुन के बहुमत से सदन में भेजने का काम किया था। पर अपने चल चरित्र चेहरे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को निराश करने का काम किया है। जबकि व्यापारियों का कहना था कि उन्हें बजट से अपेक्षा अनुसार नहीं मिला। सरकार ने निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है, लेकिन चूंकि मैं व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करता हूं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस दृष्टिकोण से मैंने देखा तो मैंने पाया कि व्यापारियों के लिए डायरेक्ट वे में आज के बजट में सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की। बजट में बस थोड़ा सा ये है कि व्यापारियों के लिए ज्यादा कोई बात नहीं की गई है। व्यापारियों की दृष्टि से अगर वैसे देखें तो कोरोना काल में व्यापारी काफी परेशान हुआ, काफी चीजें उसके साथ में घटनाएं घटी, तमाम शोरूम्स बंद हो गए हैं, तो थोड़ी सी व्यापारियों को भी राहत देने की जरूरत है। सरकार को हम व्यापारियों से उम्मीद रहती है, वैसे हम व्यापारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार कुछ, क्योंकि हर बार हम लोग ठगे पे रह जाते हैं। आम जनता ने भी बजट पर अपनी राय रखी। मैं बजट को बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और युवाओं के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है और महिलाओं के लिए जो भी है, कुल मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, उसमें कुछ गलत नहीं कर रही है। भैया बहुत बढ़िया बजट पेश किया है और इसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। बजट कुल मिला के वैसे ही जैसा हर साल आता है, कोई नया ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं आया इस बजट में जो कि आना चाहिए था। इस बजट में सरकार ने जो शिक्षा व्यवस्था पर पैसा खर्च करना चाहिए वो कोई उसमें उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि बजट में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण के लिए 6,571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बजट पर पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सही क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आलोक वत्स बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर दुबे समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस से बात रखेंगे अपनी, और मनीष कुमार गुप्ता जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट का जो सीधा रास्ता है कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। और साथ ही राजेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम मनीष कुमार गुप्ता की तरफ चलते हैं, उनसे थोड़ा सा हम बजट के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक एक कर हम सारे मेहमानों की तरफ जाएंगे। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, ओवरऑल आपने चूंकि बजट को अब तक देख भी लिया होगा, सारी चीज़ें मीडिया में भी आ चुकी हैं और अपने अपने तरह से लोगों ने भी इसका आकलन करना शुरू कर दिया। पक्ष विपक्ष से हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे किन किन चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो बेहतर हैं इस बजट में पहले नहीं थी। देखिए, करीब करीब 6,15,000 करोड़ का बजट हुआ है जी। और वित्त मंत्री अपने योगेश श्री सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश किया है जी। इस बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और कृषि, इन सेक्टर पर फोकस किया है। और यह बजट अगले 5 साल के विकास के लिए प्लान किया गया, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रही हैं जी। इसलिए इसे भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहना चाहिए, ऐसा योगी जी कहते जी। ठीक है, ये भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, ठीक। इसलिए इस बजट में भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियां नजर आएंगी, ऐसा हमें नजर आता। ठीक ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे करके हमें यह समझना होगा कि देखिए, बजट जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं होता। ठीक। कितने पैसे वहां से पहुंचेंगे वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन पर होगा, लेकिन बजट से सरकार का माइंड सेट पता लगता है। ठीक। ठीक है ना। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या किया है, बेटियों के लिए क्या किया है, चिकित्सा सुविधाओं पर क्या किया है,
ये हमें देखना है। इसके अलावा देखिए, छात्र किसानों के साथ, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ, इसके अलावा मंदिर के विकास के लिए भी अगर धन दिया है, इसका मतलब है भाजपा अपनी नीतियों पर स्पष्ट तौर पर चल रही। बीजेपी ने जो पिछला बजट पेश किया था और अब के बजट में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, पिछली बार का जो बजट था वो चुनाव से पहले का बजट था। ये अलग बात है कि चुनाव से पहले का बजट होने के बावजूद तो चुनावी बजट नहीं था। ठीक। बीजेपी ने बहुत लोक लुभावन वादे करने की कोशिश पिछली बार भी नहीं की थी, इस बार भी नहीं कर। ठीक, चलिए आलोक वत्स जी, आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है हम किसानों के हितैषी हैं और जो युवा हैं उनको हम रोजगार दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि सारी चीजें जो किसानों से जुड़ी हैं वो पूरी हो गई इस बजट में? अर्थशास्त्री जी ने कहा कि हम लोग लुभावन बजट नहीं देखते हैं, जो एक्चुअल बजट होना चाहिए, ठीक, हम वैसा बजट लेके आए हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, यूथ को और वुमेन को सेफ्टी और जो भी हमने संकल्प पत्र में दावे किए थे उसमें से 97% चीजों को हमने इस बजट में इंकॉर्पोरेट कर लिया है। इसमें से 44 नए हैं और पुराने। और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का पिछले प्राइवेट सेक्टर में करीब 1,80,00,000 प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, 60 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और करीब 4.5 लाख गवर्नमेंट जॉब दिए गए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2016 में वो 18% था, आज की डेट में वो 2.9% पे आके फिर हो गया है। तो और गांव में जो इंडस्ट्रियल विलेज स्कीम है उसके तहत 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे करीब 16,000 युवाओं को गांव में ही नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके के जितने भी चीज है, उसके बाद आत्मनिर्भर कृषि सम्मान विकास, इसमें वो क्रॉप्स आइडेंटिफाई होंगे और उनको उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या सब कवायद की जा सकती है उस पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना, इसमें उन महिलाओं को आपको और बच्चों को बिल्कुल आपको लग रहा है कि हर चीज पर, हर सेक्टर में बहुत ध्यान दिया गया है। हम चूंकि आपके विचार अभी समझ लेना चाहते हैं, इसके बाद हम डिबेट को जब खोलेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। सुधीर दुबे जी, आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह की बात कह रहे हैं कि ये बंटवारा है, युवाओं को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है, गांव के लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है, किसानों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अगर हर कोई कह रहा है कि बजट सही है, इसमें एक विजन है 5 साल का, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? रविंदर जी, ये उत्तर प्रदेश का भारी भरकम बजट आज विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया जी। 6,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट जो है उसके आंकड़े सरकार ने बताए जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश का नौजवान और उत्तर प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है जी। कि इस पूरे बजट के दौरान उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था कैसे होगी, रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, सरकार ने इसमें कोई ठोस आश्वासन या ठोस कोई योजना सरकार की पूरे बजट में दिखाई नहीं दे रही है जी। दूसरी बात, जहां तक किसानों की बात है, किसानों को लेकर के पिछले घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था उनकी आय को हम दोगुना कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश का किसान बीज और खाद को लेकर के बहुत बुरी तरह से परेशान है। साधन सहकारी संघ जो है वो लगातार घाटे में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जिनकी मंडलों में ड्यूटी लगाई गई थी वो केवल स्वागत करा के और एसी कमरों में बैठ के चले आते। हकीकत का उनको कोई आंकड़ा की कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से जब किसान अपनी फसलों को बोने के लिए जाता है तो न तो उनको खाद मिल पा रही है, न उनको बीज मिल पा रहे हैं और आय तो एक दुगनी क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भय, भ्रम और भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है, आज उसी तरह से ये बजट पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों में एक भ्रम पैदा करने वाला बजट है। ठीक है, चंद्र जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये भ्रम पैदा करने वाला है, यानी आंकड़ों की बाजीगरी पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। इस बजट को जब हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, जी,
इस बजट के हाईलाइट पॉइंट को रविंद्र जी जब हम फोकस कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यह बजट पूर्ण रूप से भविष्य का जुमला के अलावा और कुछ नहीं। ठीक, कोई इसमें नई बात नहीं है। यह बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, महिलाओं को ठगने का काम किया है। इस बजट से काफी उम्मीद थी। बजट के आने से पूर्व भी कई टेलीविजनों पर हम लोग डिबेट में बैठे और एक मीडिया के माध्यम से भी ऐसी सूचना मिल रही थी कि काफी अपेक्षाएं आम जनता को इस बजट से है। मैं इस बजट की एक दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। योगी सरकार गाय के मुद्दे पर सरकार में आई थी और आपने देखा, पता किया, करेंगे आप नहीं देखे तो जानकारी करेंगे, गौशालाओं में गाय पिछले 5 साल से भूख और प्यास से तड़प कर मर रही है। उसको लेकर इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं किया। दूसरी बात कि रोजगार को लेकर नौजवान काफी परेशान हैं। सरकार ने कहा कि प्रत्येक परिवार को 1 लोगों को हम नौकरी देंगे। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि नौकरी सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे। इस मामले में तो आपने कोई बात नहीं किया। और यदि आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं तो बनारस से प्रधानमंत्री जी आते हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी। बनारस से गोरखपुर के बीच में 250 किलोमीटर में कितनी इंडस्ट्री आपने लगाया। जीएसटी के मार के कारण घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला और प्रत्येक मंडल किसी खास उत्पाद के लिए जाना जाता था, लेकिन कोरोना और जीएसटी के कारण बनारस का कालीन उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग हो, भदोही का काली उद्योग हो, मेरठ का लकड़ी उद्योग हो, सहारनपुर का उद्योग हो, आपका पीतल उद्योग हो, सारे के सारे बर्बाद हो गए। और ऐसी परिस्थिति में इस बजट में छोटे और मझौले उद्योगपतियों के लिए कोई ठोस बात नहीं है। यह बात निराश करने वाली। ठीक है, दूसरी बात, जब भी बजट जुमला नहीं नजर आ रहा आएगी है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। हम केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न होंगे भाई साहब। दूसरी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ। इस बजट में इन्होंने टैबलेट बांटने की बात कही है। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। देश दुनिया बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जानी चाहिए लोगों के पास, स्टूडेंट के पास। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से कि प्रतिदिन 2 GB का यदि आप नेट रिलायंस से, जियो से ले रहे हैं तो 700 समथिंग रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। एक बीपीएल क्लास में रहने वाला व्यक्ति क्या नेट पैक भरवा पाएगा? उसके लिए आप क्या दे रहे हैं? आपने टैबलेट तो दे दिया, लेकिन टैबलेट चलेगा कैसे? वो जिस नेट से चलेगा, डेटा से चलेगा, वो डेटा कितना महंगा है। और गांव स्तर पर बिल्कुल आप किसी को जुमला नजर आ रहा है, किसी को बंटवारा नजर आ रहा है, तो किसी को झुंझुना नजर आ रहा है। बजट में सबके अपने अपने विचार हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि बेसिकली किसानों को इसमें क्या नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट जिस तरह से पेश किया गया उसमें यही कहा गया कि 5 साल का इसमें विजन है, लेकिन अब किसान नेता क्या मानते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के, जो कि अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र जी, हमने सबकी बात को सुना, हम आपको भी समझना चाहेंगे क्योंकि सरकार करिए हम किसानों के लिए एक विजन लेकर चल रहे हैं और किसानों के लिए किया भी है। आपको क्या लगता है, कितना संतुष्ट हैं आप इस बजट से? देखिए, अभी बजट आया है, मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिछली योजनाओं के बजट थे उसी तरीके से एक गुब्बारे की तरह फूल है और फिर वो फिस हो जाएं। तो ऐसा ही कुछ इसमें देखने को मिला है अभी कि भाई कोई विशेष चीज़ तो इसमें देखने को नहीं मिली है। इन्होंने कहा है भाई गन्ने के लिए हम रखेंगे कृषि क्षेत्र को 5.1% विकास दर से पाने का लक्ष्य रखा हुआ। तो ये लक्ष्य तो बहुत पीछे से भी रखे जा रहे थे। मुझे लगता है कि ये लक्ष्य और पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया है और इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं भाई गन्ना किसान को हमने बहुत ज़्यादा भुगतान करने की हमने इसमें रखी हुई है। पिछली बार तो इन्होंने ये भी कहा था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो बजट में है, मुझे लगता है कि सिर्फ बजट एक लुभावने सपने की तरह दिखा देते हैं जिसको धरातल पर लाने में कहीं ना कहीं चूक होती है। और मुझे लगता है कि सरकार को धरातल पे लाना चाहिए, क्योंकि बजट एक घर का बजट जिस तरीके से बनता है उसी तरह देश का और प्रदेश का बनना है। आज प्रदेश के किसानों के लिए कुछ इन्होंने बनाया है तो उसे कम से कम धरातल पे लाओ। देश का किसान जो है खुशहाल हो, किसान देश का खुशहाल होगा तो आमजन की जो थाली है वो भी क्या कहते हैं वो बड़ी होगी। क्योंकि आज आमजन की जो थाली है वो सिमट गई है और
आम आदमी जो है रोजी और रोटी की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि रोजी और रोटी दोनों ही चीज़ों से जो है दूर है। जब किसान समृद्ध होगा, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसान को कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो डायरेक्ट बैंक से कहते हैं लोन ले सकता है, अपनी परेशानियों का हल निकाल सकता है, जाहिर सी बात अच्छी चीज़ होगी। अब आप ये लुभावने सपने जो हैं वो लुभावने सपने सिर्फ कागज में और बजट में दिखा के रह जाओ तो किसान की तो वही बदहाली है। देख सकते हो कि प्रदेश का जो किसान है पूरा बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई विशेष कोई नई चीज करके दी है। माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि पिछले 1-2 साल से जिस तरीके से किसान कोरोना काल में अपना क्या कहते हैं घर चला रहा है, किस तरीके से अपना घर चला रहा है, उसकी फसल ठीक तरीके से बिक नहीं रही है। अभी हम पीछे धान की फसल देख रहे थे, धान की फसल में भी बहुत दिक्कतें आई थी। तो सरकार तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ कागजों पर ठीक होता है, तो धरातल पर कुछ ऐसा नहीं है। और इस बजट से मुझे लगता है कि नया कुछ नहीं है, सिर्फ कहा है कि हम नया कुछ करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। बिल्कुल आलोक वत्सी, सवाल ये है कि बजट को बढ़ा देने से क्या विजन क्लियर हो जाता है? क्योंकि कई तरह की समस्याएं यहाँ पर उठाई। अगर आपने किसानों का सब कुछ पे कर दिया है तो फिर 9,800 करोड़ रुपए अभी भी उनका बाकी है। गन्ना मूल्य की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 12,000 करोड़ था और 9,800 करोड़ अब भी बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा करता है कि आपने जो पहले बोला या तो वो गलत था। तो इन चीज़ों से कैसे भरोसा जगाया जा सकता है? गेहूं की बात की तो किसानों का कहना है कि गेहूं का मूल्य जो पहले था वो अब भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। तो कैसे आप किसानों के लिए सोच रहे हैं? आलोक वत्स से ऐसा है रविंद्र जी कि किसानों का पिछले समय से बहुत ज्यादा पेमेंट लंबित था, उसको हमने काफी कुछ घटा दिया है और आगे भी हम उसको और घटाएंगे। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए काफी कुछ किया गया है। लघु सिंचाई से लेकर आलू, प्याज, टमाटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। 5 लाख तक के मुआवजा का प्रावधान भी है। किसानों को अगर दुर्घटना हो गई या कोई दिव्यांग हो गया तब भी उसको 5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके लिए बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई के लिए डीजल के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। 15,000 सोलर पंप लगाए जाएगा भी लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 34,000 राजकीय नलकूप और 250 लघु डाल नहरों से भी मुफ्त में सिंचाई कराई जाएगी। किसानों को मुफ्त उपलब्ध सिंचाई कराई जाएगी। इसके लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बीजों का मुफ्त वितरण किसानों को होगा। तो ये सारी चीजें मिला जुलाकर किसानों के हित के लिए की गई है। दूसरी तरफ किसान ये भी तो कह रहा है कि जब गेहूं के रेट बढ़े तो निर्यात पर रोक लगा दी गई। देखिए, पंजाब की सरकार बोनस दे रही है तो आप भी दे दीजिए। निर्यात पर रोक लगाना हमारी बाध्यता थी। पहले हम अपने कंट्री को फीड करेंगे या हम पहले बाहर के देशों को व्यापार करेंगे। जिस तरीके का माहौल बना है अभी वैश्विक संकट, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद, तो पहले हमको अपने लोगों का ख्याल रखना है। इस कारण हमने उस पर रोक लगाई है और कोई कारण नहीं है इसका। ठीक है, राजन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी राजन, पिछली बार जो सिंचाई की बात आप कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए इस बार प्रस्तावित किया गया, पिछले जो बजट में जो प्रस्ताव किया गया था क्या वो सरकार ने खर्च कर दिया? पिछली बार तो आपने सोलर पैनल से क्या कहते हैं सिंचाई करने की बात करी थी, सोलर पंप लगाने की बात करी थी, ट्यूबवेल लगाने की बात करी थी। क्या वो पैसा आपने खर्च किया? क्या वो किसी किसान को उसका लाभ मिला है उसका? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो बजट बनाए जाते हैं, लुभावने बजट बनाए जाते हैं, भोले वाले किसानों को छलने का जो काम किया जाता है कि भाई हमने 1,000 करोड़ रुपए जो है आपकी सिंचाई के लिए दे दिए हैं, तो वो उन तक पहुंचेंगे कैसे? वो कोई रास्ता है, कोई ऐसा कोई खाका आपने तैयार किया है जिससे वो किसान को फायदा मिल जाए? पहले के जो वादे थे वो पूरे नहीं किए तो आप भरोसा कैसे करें? आलोक जी, देखिए, अगर हमने वादे पूरे नहीं किए थे तो लोगों ने हमको वापस सत्ता में बिठा दिया। ये गलत बोल रहे हैं। हम लोगों के कसौटी पे खड़े उतरे थे, तभी हमें वापसी मिली है। और देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पिछले बजट से 35% बढ़ाया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जाकर लगेगा। तो ये कह देना कि हमने कुछ नहीं किया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोगों का विश्वास कैसे ले लिया? कैसे लोगों ने हमको
वापस सत्ता में लाने का काम किया है। ये गलत है। नहीं, और आगे भी हम लोगों का विश्वास मत देना और बजट सत्र में जो पैसा है उस पर खर्च करने में दोनों में अंतर है। बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैसेज पढ़ लूंगा। देश का किसान खुशहाल हो उसके लिए आप बजट बनाते हो, क्या वो बजट का पैसा किसान तक पहुंच रहा है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ इतना है। बिल्कुल पहुंच रहा है। जितना गन्ना का भुगतान हमने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। आपने जो किया वो 2.5 साल पहले किया, 2.5 साल के बाद कोई गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है। मनीष जी, फ्री बिजली की जरूर बात की गई, प्रीपेड मीटर लगाने की भी बात कही जा रही है। अगर किसानों को फ्री बिजली की बात कही जाती है और प्रीपेड मीटर लगाने की बात जाती है, दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है? नहीं, विरोधाभास बिल्कुल नहीं के लिए हमने 10,000 करोड़ का प्रावधान। अरे शांति रखिए, विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आम जनता के लिए प्रीपेड मीटर और कृषि कनेक्शन के लिए पोस्टपेड मीटर, ये बड़ा स्पष्ट है। इससे क्या रिकवरी में जो मैकेनिज्म में टाइम खराब होता है, जो नुकसान है वो नहीं होगा। कृषि क्षेत्र को उन्होंने पोस्टपेड कर दिया, बाकियों को प्रीपेड कर दिया। किसानों को तो फायदा हो रहा है भाई, उनका तो जिन लोगों का खेत में घर है उनको तो वो भी फ्री पोस्टपेड हो गया। तो वहां एक तरफ सरकार सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसानों के लिए फायदे देना चाह रही है और इनको फायदा समझ में नहीं आ रहा है। अब ये किसान है या किसानों के नाम पर कुछ और है, पता कैसे चलेगा? एक मिनट आई कार्ड इशू करा दीजिएगा, देख लीजिएगा किसान है या नहीं है, कम से कम पता चल जाए। ये थोड़ा सवाल अलग तरह का हो जाता है। किसान अगर अपनी बात रखेंगे, उन्हें रखना होगा, उन्हें कोई कमी नजर आएगी तो वो रखेंगे। अरे तो भाई पहले उनको फायदा दिखना भी चाहिए ना। जब एग्रीकल्चर के लिए पहले ही पोस्टपेड मीटर की बात हो गई और बाकी लोगों के लिए प्रीपेड की बात हो गई, तो आप उसको पढ़ के करिए। बिना बात को बस विरोध किए जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो उनका ये कोई चीज अगर गलत है तो गलत को गलत और सही को सही कहना गुनाह है क्या इस देश के अंदर? गलत कहाँ है? गलत नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप जो ये इस तरीके की आप बात कर रहे हैं, क्या इस देश में गलत को गलत और सही को सही कहना गुनाह है क्या? कोई चीज गलत है तो उसको गलत कहा जाएगा, सही चीज सही कहा जाएगा। भाई आपने बजट बनाया, बहुत अच्छी चीज है, बजट बनाया है आपने, अरे उस बजट को धरातल पे तो लाओ। राजन जी, जो प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, 2022 में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने की बात कही है, हर सेक्टर में पैसा दिया है। किसानों के लिए सोचा जा रहा है, एक विजन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती, कोई चीज तैयार करती तो उसमें वक्त लगता है। तो उनका ये कहना नहीं है कि उन्होंने गन्ने का मूल्य बिल्कुल नहीं दिया, एमएसपी पे बात नहीं करी। समय लगता है। मैं तो पिछले ही बजट आए हैं, उन बजटों की बात करी है कि कम से कम उन बजटों को धरातल पे तो ले आओ भैया, उन्हें तो दिखा दो कम से कम। शास्त्री जरा हमें समझाइए कि क्या किसानों का आय इस सरकार ने दूना कर दिया है? जिस अनुपात में खाद और बीज की कीमतें बढ़ी हैं, क्या उसी अनुपात में किसानों के उत्पाद का मूल्य, गेहूं और धान का मूल्य बढ़ा है? आप जरा इस बात का उत्तर दीजिए। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का हाल। चंदौली में धान नहीं बेचा गया, सरकार ने क्रय केंद्र बंद रखे, किसानों के धान सड़ गए। देवरिया में, बलिया में, बस्ती में, बहराइच में, गोंडा में गेहूं की खरीद नहीं हुई है और प्राइवेट के हाथों में औड़ी कौड़ी पौने के हाथ में गेहूं बेचने के लिए किसान मजबूर हुए हैं। क्या किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो गई? आप बताइए, आप अर्थशास्त्री हैं, सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे और सरकारी नौकरियां डे बाय डे खत्म की जा रही हैं, पद समाप्त किए जा रहे हैं। केवल रेलवे से 70,000 पद खत्म किए गए हैं और खेती के मार के कारण छोटे उद्योग तो बर्बादी हुए, बड़े उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक मनीष जी, एक मिनट, मनीष जी, छोटे उद्योगों की बात की जाए, जीडीपी की, छोटे उद्योगों की बात की जाए, आय दोगुनी की बात की जाए, मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट में 3% बढ़ना, नौजवान हताश है, निराश है। कोरोना काल में 3 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं और 60 लाख लोगों ने रोजगार की उम्मीद ही छोड़ दिए। 84% परिवारों की आय में कमी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें पायदान पर चला गया। आप कह रहे हैं अर्थशास्त्रियों का देश विकास कर रहा है। भैया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैं भी हूँ और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ऑनर्स किया है। हमने कोई डिग्री ऐसे चलकर नहीं लिया है, पढ़कर डिग्री लिया है, हमें भी अर्थशास्त्र आती है। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, बजट में 3 साल का रोड मैप होता है। पिछले साल में क्या प्राप्ति रही, वर्तमान में क्या प्राप्ति रही, पिछली साल सरकार ने क्या खर्च किया और अगले वित्त वर्ष में क्या खर्च करने जा रही है। आप 5 साल 10 साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बताओ, आप अगले साल क्या करने जा रहे हो?
आपने मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए दिया। क्या हो जाएगा 50 करोड़ रुपए से? नेव भी नहीं रखे जाएंगे विश्वविद्यालयों का। आप बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए, पैसा थोड़ी लगता है बात करने। अरे भाई, एक साल के अंदर सारा पैसा सुधीर जी, बात का जवाब सारा प्रोविजन एक साल में थोड़ी करना होगा। सुधीर जी, अगर एक साल में 50 करोड़, अगले साल में 50 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 100 करोड़, तो मनीष जी, एक साल के लिए सारा मनीष जी, नहीं होगा ना। आप 10 साल में विश्वविद्यालय बनाएंगे, 100 अरे तो 6 महीने में विश्वविद्यालय बनता है क्या? बजट में मनीष जी, विश्वविद्यालय बनता है क्या? रोड मैप चलता है क्या? एक साल में विश्वविद्यालय बनता है क्या? करेंगे 100 साल का रोड मैप चलते हैं क्या? नहीं, रोड मैप की बात नहीं है। जब कोई विजन तैयार किया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी होना चाहिए। जब सरकार कह रही कि हमने एक विजन तैयार किया तो उसका इंतजार भी होना चाहिए, कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए। आपकी सरकारों ने क्या कर दिया ये भी देखना होगा। जिस तरह का एक रोड मैप तैयार किया गया है उस पर विजन क्लियर हो रहा है। और मनीष जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। मनीष जी, इन्वेस्टमेंट समिट की बात की गई है। आ रहे हैं चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, चर्चा को भटकाया न जाए। चंद्रेश जी, मनीष जी, इन्वेस्टमेंट समिट पर भी जो बात कही गई है उस प्रावधान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट जब होती है तो जो देश में इन्वेस्टमेंट है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आता है, वो बजट से बाहर होता है ना। और वो सरकारी योजनाओं पे खर्च नहीं हो सकता। हाँ, सरकार की एक बात कि कैसे रोजगार मिले। अगर इन्वेस्टमेंट सपोज एक आपके अकाउंट में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके प्रदेश में आ जाता है, तो ये 50,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 2 कामों पर काम बढ़ाएगा। एक तो प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाएगा, दूसरा प्रदेश का रोजगार बढ़ाएगा। और रेवेन्यू मल्टीफील्ड, अगर प्रॉपर्टी खरीदते तो प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी आती है, अगर वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे जीएसटी आती है, सर्विस है ना, जीएसटी आएगी, और छोटे छोटे डिफरेंट लोग इनकम करेंगे तो एक मिनट चंद्रेश जी, बीच में मत बोलिए। चंद्रेश जी, बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। चंद्रेश जी, बीच में मत बोलिए। चंद्रेश जी, कितनी फैक्ट्रियां लगी? चंद्रेश जी, बीच में मत बोलिए। पिछले 5 साल में चंद्रेश जी, इन्वेस्टमेंट हुए हैं कि भविष्य में आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चंद्रेश जी, इस तरह से बीच में बोलेंगे तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। और ये जो तरीका है, जब आपकी बारी आए तब आपको बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं तो 1 बाय 1 सबको बोलने दीजिए ना, बाकी लोग भी बैठे, फिर उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आप बीच में टोक रहे हैं, आपको सवाल पूछना, जब आपकी बारी है तब आप सवाल पूछ लीजिएगा। इस तरह से तो चर्चा डिस्टर्ब हो जाएगी ना। और 6,15,000 करोड़ के बाद अगर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है जी, वो ओवर एंड एबव द बजट है। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट अपने आप में बिना खर्चा किए देश की व्यवस्था और प्रदेश की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास होता है। एक बात और हम सब लोग समझ रहे हैं कि जैसे 6,15,000 करोड़ का बजट है, तो ये भी जितने भी राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, इनको किसी को ये नहीं पता होगा कि बजट का 80% पैसा कहाँ जाता है। अभी मैं इनसे पूछूंगा, अभी एक एक करके बताइए, इनमें से कौन बताएगा कि 80% पैसा कहाँ जाता है? भाई, चिकित्सा बजट है तो 80% पैसा कहाँ जाएगा? लोगों ने तो ये भी पूछा है कि जो पिछले बजट का पैसा बचा होगा वो कहाँ गया? इनमें नहीं, इनमें से किसी को कुछ नहीं पता है। अरे मैं तो आपसे केवल, अरे बीच में ना बोलिए भाई। आ रहे सुधीर जी, आ रहे सुधीर जी, सुधीर जी, बीच में ना बोलिए। बजट का 80% पैसा सरकारी तनख्वाहों में चला जाता है। आप समझ गए? कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या सोचा गया? बजट है ना, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है? इफेक्टिव है, बाकी सब सैलरी में जा रहा है। सरकार का जो पैसा सैलरी में जा रहा है, वहाँ सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। सुधीर जी, ठीक है, ठीक है मनीष जी, सुधीर जी, आप जो हंस रहे हैं, ये आपकी अल्पज्ञता का प्रॉब्लम है। नहीं, वो मनीष जी मनीष जी प्रवक्ता कर नहीं, आप मनीष जी अर्थशास्त्री छोड़ के आप बीजेपी के प्रवक्ता जो लिखवा लीजिएगा। मनीष जी न्यूट्रल बात कीजिए। आपको ये जो बजट है इसका 80% मनीष जी, अपेक्षा ये की जाती है कि न्यूट्रल बात करें, करने के लिए कितना इसको तथ्यात्मक बात करें, वहां चर्चा करिए। मनीष जी, तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, न्यूट्रल होकर बात करें, क्योंकि समस्याएं सबकी एक जैसी होती हैं और बजट से सबको उम्मीद रहती है। आप समझे नहीं, मैं बजट की संख्या, बजट में धनराशि बढ़ा देने से, बजट में धनराशि बढ़ा देने से विजन क्लियर नहीं होता। विजन ये क्लियर है कि जो आपने धनराशि बढ़ाई है, हमें ये भी देखना होगा फिर इसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जो बोझ है वो किस पर पड़ेगा, ये सारी चीजें भी तो काउंट होंगी ना। अगर आप एक घर का भी बजट बनाते हैं, सामान्य तौर पर समझ लिया जाए, घर का भी बजट बनाते हैं तो आप उस पर ध्यान रखते हैं ना
आप सिर्फ बजट बड़ा दिखा देंगे तो ये नहीं कह देंगे कि हाँ ये विजन हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी आ रहे हैं सुधीर जी, सुधीर जी बोलिए। सुधीर जी अपनी बात भाई रखिए। रविंदर जी, सारा टाइम हम लोगों का मिलाकर के मनीष गुप्ता जी को दे दीजिए जी, और मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, दीजिए, हम लोग सब सुन लेंगे, पता लग जाएगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आज हम लोग केवल जो बजट पेश हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी, पिछले बार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में चर्चा बहुत बार चैनलों पर होती है, बहुत बार हम लोग इस चर्चाएं करते हैं। मेरा सवाल यह है मनीष गुप्ता जी से कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तो ये 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट जो पेश किया है, इसमें कहां से कितना पैसा आएगा और जो केंद्र सरकार का जो शेयर है वो कितना है, इस बारे में कोई भी ठोस जानकारी कहीं भी इस बजट में नहीं दी गई है। मुझे चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में जो जीएसटी का शेयर जो केंद्र सरकार से मिलता था वो भी बंद होने जा रहा है। ये 6,15,000 करोड़ रुपए का ये गुब्बारे जैसा बजट दिखा आपके पास सपना आया, कहाँ से आया? आपको कहाँ से पता लगा कि केंद्र सरकार जीएसटी का बजट बंद करने जा रही है? कहाँ से पता लगा आपको भाई? कोई जीएसटी काउंसिल ने कोई निर्णय किया है क्या? ये प्रदेश, ये केंद्र में प्रदेश के बंटवारे पर मनीष जी एक मिनट, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। मनीष जी ऐसे नहीं, मनीष जी, कोई बात है ये? मनीष जी ऐसे नहीं, मनीष जी ये कोई तरीका नहीं। हम आप एक प्रबुद्ध वर्ग से हैं, नहीं आप एक मिनट कह रहे हैं। देखिए, सभी मेहमान हमारे लिए बराबर के, हमें सबको समय देना है। मनीष जी बीच में, मनीष जी, मनीष जी, वित्त आयोग के जो सुधीर जी एक मिनट, सुधीर जी एक मिनट, 5 साल का इनका कार्यकाल, सुधीर जी गुजारिश है, मनीष जी आपसे भी गुजारिश है, इस तरह से अपनी बातों को ना रखें, क्योंकि ऐसे डिबेट खराब होती है, ऐसे डिबेट खराब होती है। देखिए, अगर मुझे बात ही नहीं करने देना तो हाँ, मत बुलाइए। ठीक है सुधीर जी। मनीष जी अपने समय पर अपनी बात रखिए, क्योंकि एक बजट पर बहस हो रही है, बजट पर चर्चा हो रही है, कुछ निष्कर्ष निकल कर आए तो सबको समझ में भी आएगा। लेकिन आपकी बातों को हम सुन रहे हैं और आपको वक्त भी ज्यादा मिला है। हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे कि कहां पर खामी है और कहां पर फायदा है। ये हम एक न्यूट्रल होकर आपसे समझना चाहते हैं और आपको अपनी बात को वन साइडेड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सुधीर जी की बात सुन ले मनीष जी, फिर हम आ रहे हैं आपके पास आपको बहुत वक्त दे दिया। सुधीर जी की बात हम पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुधीर जी, मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कहा, अभी हमारे किसान नेता बैठे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको इसी तरह से फेवरेबल बात कर रही है तो आप भी प्रवक्ता लिखवा लीजिए, फिर अर्थशास्त्री लिखवाने का कोई सुधीर जी बात रखिए। देखिए, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो 6,15,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, इसमें सरकार का क्या योजना है, कहां से पैसा आएगा, इस बारे में कोई ठोस जानकारी इस बजट के द्वारा नहीं। रविंद्र जी, मैं इसको बोलना चाहूंगा। अरे आप बोलिएगा, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डीजल और पेट्रोल, जिससे किसान डीजल से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, सरकार ने डीजल के दामों में या सब्सिडी देने में या किसी चीज में डीजल की और पेट्रोल की महंगाई को कम करने का इस बजट में कहीं बिल्कुल छुआ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार के बजट की चिंता तो सरकार को करनी है ना। अगर सरकार ने बजट की धनराशि को तय किया है तो उसमें क्या दिक्कत है? ये उसको सोचना है, ये तो सरकार का काम है सोचना। पैसा कहाँ से आएगा, क्या कहाँ से लगाएगी, ये वो कहीं से लाए। उसने एक विजन क्लियर किया तो उसको बता रहे हैं, दर्शा रही, उन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया। आप कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, ये तो सरकार को बताना है ना। ये ऐसा कुछ बताया नहीं गया। जो उनकी चिंता है वो भी आप ही कर लेंगे। बिल्कुल, हम लोग, अरे भाई हम भी विपक्ष हैं भाई, हम क्यों नहीं। तो वाजिब सवाल करिए ना, चलिए वाजिब सवाल करिए। आपको जो सवाल बनता है, आपको लगता है कि यहाँ पर ये कमी छूट रही है, आप उसका सवाल पूछ सकते हैं। कमियों का तो यहाँ पे पूरा खाका तैयार है, बात बोलने नहीं दे रहे हो। कमियां तो इतनी है इस बजट में, तमाम चीजों। कहाँ पर चुप कराया मैंने सुधीर जी आपको? कहाँ पर चुप कराया मैंने आपको? कहाँ पर आपकी आवाज को दबा दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, कहाँ बोलने का अवसर दे रहे हैं? मनीष गुप्ता जी बोल पा रहे हैं। ठीक है, और इतनी देर से आप बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रखी ना। आपकी आवाज को कहां पर हमने रोका? हमने मनीष जी को भी रोका कि सुधीर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। तो बजट के ऊपर चर्चा चल रही है और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। जिनको कुछ कमी लग रही है वो कमी बता रहे हैं, जिनको कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे हैं वो फ़ायदा भी बता रहे हैं, और हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर दुबे अपनी बात रखते हुए यहाँ नज़र आए। चंद्रेश जी के पास हम चलते हैं। चंद्रेश जी को काफ़ी कमियां नज़र आ रही हैं। चंद्रेश जी,
बहुत संयमित होकर, क्योंकि आपका बीच में बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उससे क्या है कि जो भी बात है वो ठीक तरह से समझ में नहीं आती। आपके जो सवाल हैं उसको ठीक तरीके से रखिए। क्या आपको कमी नजर आ रही है? मनीष कुमार गुप्ता जी की जो बातें हमने सुनी, जिस तरीके से योगी सरकार का बजट सिर्फ एक जुमला है, उस तरीके से इनके अर्थशास्त्र का ज्ञान भी एक जुमला ही है। मैंने 2-3 बातों की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित किया। मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, कितने स्मार्ट सिटी इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल में बनाकर तैयार की, इसका जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश विधानसभा को इन्होंने डिजिटल किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों को इन्होंने डिजिटल बनाया, कितने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को इन्होंने डिजिटल किया? इनके पास एक भी उदाहरण और एक भी इसका जवाब नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जहां जहां विद्यार्थी हैं वहां वहां हम कोचिंग पहुंचा देंगे। आप कहां से पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? पिछले 1 साल 1.5 साल से आप कोचिंग स्कीम चला रहे हैं, उसके तहत कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन कराया और कितने विद्यार्थियों को आपने वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ कराया, कितने शिक्षकों की आपने नियुक्ति की? इसका कोई डेटा हो तो आप बता दीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने कहा कि हर घर से हम एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल दैट? आपने ये नहीं बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं या प्राइवेट की बात कर रहे हैं। क्या मनरेगा के मजदूर को भी आप रोजगार के अंतर्गत दिखाते हैं? और यदि आप दिखा रहे हैं तो मुझे आप पर संदेह है। रोजगार केवल मैं सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर में जब तक देश में नए इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगे, पुराने इंडस्ट्री बढ़िया से रन नहीं करेंगे, रोजगार कहाँ उत्पन्न होगा? जीएसटी के मार के कारण, कोरोना काल के कारण छोटे मोटे उद्योग तो बर्बाद पड़े हैं। उन उद्योग धंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने इस बजट में कोई रिलीफ नहीं। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका टीए डीए भत्ता जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया और उनको एक ठोस रोड मैप उनके लिए सरकार ने नहीं तैयार किया है। दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है रविंद्र जी, सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए देती है, लेकिन पंचायतें देश के अंदर भ्रष्टाचार की शिकार हैं। बीडीओ, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान मालामाल हो रहे हैं। सरकारी पैसे से वो अपनी हवेली बना रहे हैं और गांव संसाधनों की उपेक्षा का शिकार है। इस पर सरकार की क्या कार्रवाई है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? जितना पैसा सरकार जारी करती है, यदि उतना पैसा गांव में सुचारू रूप से कार्य हो जाए तो रविंद्र जी मैं आपको बता रहा हूं, अगले 5 साल 1 साल केवल आप उतना पैसे का काम करा दीजिए, अगले 5 साल तक काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रही हैं। आपने मात्र 100 करोड़ रुपए जारी किया उत्तर प्रदेश की गौशालाओं के लिए। 100 करोड़ भूख के मुंह में जीरा आलोक जी जवाब दीजिए। नहीं है तो और क्या है? आलोक जी जवाब दीजिए चंद्र जी के सवालों। ये पहले पूछ रहे थे कि बजट का पैसा कहाँ से उपलब्ध होगा, तो मैं सुधीर जी को बता देना चाहता हूँ कि 49% यूपी गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से पैदा करेगी और 51% सेंटर का योगदान होगा जो जीएसटी और अदर टैक्सेज है, वहां से जाके ये पूरा बजट का पैसा आएगा। और रही बात ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या राजस्थान और इन्होंने गौशालाओं की तरफ भी इंडिकेट किया है। 20 रुपए एक गाय पर पड़ते हैं और गौशालाओं में की स्थिति बहुत दयनीय, उस पर चिंतन नहीं किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रामराज लिया दिया इन्होंने। रविंद्र भाई, कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है जी। ये भारत मुक्त कांग्रेस हो चुका है। आप देखिए रविंद्र जी, आपको मैंने इसीलिए बीच में टोकना पड़ता है। चंद्र जी उनको बोलने का हक नहीं है। अगर बजट में छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में गायों को जिंदा गौशालाओं में दफनाया गया, उस पर ये सवाल नहीं जवाब देंगे। चंद्र जी प्रदेश में पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कराया जाता है, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। जवाब सवाल नहीं करेंगे। चंद्र जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं।
अगर नहीं, वो आप आपकी बीच बात में का बोल जवाब पा दे रहे हैं हैं। उसमें आपको क्या यदि प्रॉब्लम है? कोई गलत बोलेगा तो बीच में टोकना ही पड़ेगा। नहीं तो जब आपकी बारी आए तब टोक लीजिए ना, बाकी लोगों को भी हमें मौका देना है। भैया आप अगर इस तरह से डिबेट खराब करेंगे तो ठीक नहीं है ना। कांग्रेस के पूछते हुए टिमटिमारे तारे कुछ दिन के बाद में कुर्सियां लुप्त हो जाएंगे। आप ठीक है, रुक जाइए, चुनाव आने वाला है राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सुपड़ा साफ करने का भाजपा वहां से आप चलिए ठीक है। राजेंद्र यादव जी, क्या लगता है हो कि गया इस जवाब सवाल। बजट से कितना संतुष्ट, क्या लगता है कि कुछ कमियां अगर इसकी दूर हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होता? नहीं, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो एक मनीष जी से कहना चाहूंगा कि मनीष जी ने एक बहुत ही अच्छा तथ्य जो है सबके सामने रखा था। देखो, इसमें गुरेज नहीं है कि मुझे अब से पहले नहीं पता था कि शायद अगर किसानों को 85% करोड़ ट्रांसफर किए उन्होंने बोला, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं। मैं वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 85% जो है सरकार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के लिए देती है। वो बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन उस हिसाब से मैं गुप्ता जी से कहना चाहूंगा, मनीष गुप्ता जी से कहना चाहूंगा, योजना की तरफ भी जिक्र किया। क्या मैं योजना की तरफ जा रहा हूँ, मैं योजना की तरफ जा रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम देखे जाएं कि उस टोटल बजट से जो कि 6 लाख क्या कहते हैं 15,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें से अगर निकल जाता है तो 7 लाख लगभग 22 लाख हजार करोड़ रुपए पड़ता है हमें। तो उस हिसाब से जो ये बजट बना के दिया है, पूरी डिटेल बना के दिया, पूरा खाका तैयार करके दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आज करके दिया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें तो कुछ भी नहीं बचता। जो किसानों को 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए सिंचाई के लिए दे दिया, गन्ना के लिए दे दिया। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, कहेंगे तो मुझे समय थोड़ा सा कम मिला है और उस पर मैं नजर जो है बहुत बाद में गई है उसमें। अगर उसका खाका मैं अभी देने लगूंगा आपको, क्योंकि पूरी डिटेल है किस विभाग को कितना दिया गया है, तो उस हिसाब से तो या तो किसान चला गया है या आम आदमी के लिए जो बजट बनाया है वो चला गया है। इसमें किसी न किसी के साथ तो इसमें धोखा हुआ है। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि खाका जो आपने तैयार किया है वो बहुत लुभावना किया है, लेकिन उसको लाओगे कहां से? एक नई चीज क्या कहते हैं हमारे अर्थशास्त्री जी ने हमें बताई है, हम उनकी बात बिल्कुल मानते हैं। किसानों के साथ ऐसा करो कि कम से कम किसान जो है अपना पेट भर ले और सरकार की जय जयकार जब ही कर सकता है। दूसरी बात, हमारे बीजेपी के साथी ने कही थी कि हम जो है वोट लेकर आए हैं, बस वोट देना एक लोकतंत्र की मर्यादा है, वोट किसी ना किसी को देगा। हो सकता है बीजेपी की कोई बात पसंद आ गई हो आमजन को, तो उसको आप ये ना कहो क्या कहते हैं कि वोट दिए तो हम क्या कहते हैं किसान का गला काटेंगे या आम आदमी का गला काटेंगे, उसके हित की बात ही नहीं करेंगे। बात कीजिएगा कम से कम, आपने जो खाका तैयार किया है उसको धरातल पर लाइएगा। हम तो धरातल की बात कर रहे हैं। ठीक, आलोक जी, इसमें जितनी प्रोविजन हमने किसानों के लिए किया है वो आने वाला समय बताएगा कि किसानों के हित में हमने कितने कार्य करने जा रहे हैं। 15,000 सोलर पंप भी लगाने जा रहे हैं। चलिए, ये सब किसानों के हित की बात हो रही है। जो चीजें एमएसपी के दायरे में नहीं थी उनको भी हम एमएसपी के दायरे में ला रहे हैं। ये सारी चीजें किसानों के हक की हो रही है। कानून मांग विजन लेकर रोड से एक विजन और क्या करोगे? एक विजन लेकर सारी चीजें चली जा रही हैं जो इससे पहले नहीं हुई। इसलिए सरकार ये कहना चाह रही है कि हम एक विजन लेकर आए हैं, अगर हमें और वक्त मिलता है तो हम इसको और मजबूत करेंगे, और यही हमने समझने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट में सरकार का जो विजन दिखता है उससे किसानों को लगता है कि अब इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर पिछली बातें पूरी नहीं हुई, पिछली चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो इस बार हम भरोसा कैसे कर लें? रोज़गार को लेकर भी जो बातें सरकार ने कही हैं वो कितनी पूरी होगी, किन चीज़ों को रोज़गार के अंतर्गत सरकार देखेगी, ये भी सरकार को बताना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो विज़न सरकार ने तय किया है, क्या वो विज़न धरातल पर सही उतर कर सामने आएगा? क्या वो अमल उस पर होता हुआ नज़र आएगा? अगर पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार कैसे करके दिखाएंगे? बजट का पैसा कहाँ से आएगा? ये सारे सवाल ज़रूर यहाँ पर खड़े होते हैं, उसका जवाब भी वक्त के साथ ही मिलेगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।